Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर आप प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, तो आप सबने टीईपीए के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमने पहले भी डिस्कशन किया था टीईपीए के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पिछले साल हमने साइन किया था ईएफटीए कंट्रीज़ के साथ। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो कंट्रीज़ हैं ईएफटीए, उनके साथ ये साइन किया था। कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसके अंदर? मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपको 4 देशों का नाम याद रखना है। पहला है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा है लाइechtenstein, तीसरा है आपका आइसलैंड एंड चौथा है आपका नॉर्वे। आई रिपीट, स्विट्ज़रलैंड, लाइechtenstein, आइसलैंड एंड नॉर्वे। ये 4 देश आपके ईएफटीए के अंतर्गत आते हैं एंड भारत ने इनके साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था। ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं वो यहाँ पर नॉर्वे गए। अब नॉर्वे की यात्रा में ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिले एंड दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो अपने रिश्ते थे उनको ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह यहाँ पे अपग्रेड किया गया। अब सवाल आता है कि ये क्या होता है सर, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? देखो, आप लोग भी ना थोड़ा नाम से आइडिया लगाने की कोशिश किया करो। जब भी कहीं वर्ड आ जाए ग्रीन, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के साथ होगा। तो हम दोनों देश पता साथ मिलकर क्या करना चाह रहे हैं? दोनों देश ये चाहते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, हम चाहते हैं कि दोनों देश साथ में काम करें। जैसे आजकल बहुत बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, बहुत बात हो रही है क्लाइमेट रेजिलियंस की। आप सबको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में पता होगा। उसके अलावा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। इन सब में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो दोनों देशों ने इसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, इन सब चीज़ों में कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पर अपने जो रिश्ते हैं वो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरह यहाँ पे अपग्रेड किए हैं। हालांकि दोस्तों एक बात और हुई, जब दोनों देश यहाँ पर बात कर रहे थे तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला बीच में कि भारत और नॉर्वे के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब सवाल आता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इंडिया और नॉर्वे के बीच में रिश्ते पूरे शानदार नहीं हैं। देखो, वैसे वी आर डूइंग फाइन, पर कुछ कुछ बातों पे पास्ट में ना कुछ इश्यूज रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था ना, तो नॉर्वे ने ये बोला कि भारत को चाहिए कि हम क्रिटिसाइज करें रशिया को, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को। पर भारत ने कभी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने ये जरूर बोला है कि दोनों देशों को साथ में मिलकर कोशिश करनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाने की, पर हमने इस तरह से कंडेम नहीं किया। नॉर्वे चाहता था कि भारत कंडेम करे, पर भारत ने कंडेम नहीं किया था। प्लस एट द सेम टाइम नॉर्वे ये भी चाहता था कि भारत रशिया से पूरी तरह से तेल खरीदना बंद कर दे, पर हमारे पास देखो ऑटोनॉमी है, हम चाहते हैं कि हमें जिससे तेल लेना होगा हम उससे तेल लेंगे। तो जब ये भी नहीं किया था ना, तो उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा नॉर्वे के साथ हमारे रिश्ते में डिफरेंसेस कुछ थे। बट अगर हम बात करें ओवरऑल, तो दोनों देशों के बीच में यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छे ज़्यादातर रिश्ते हैं। दोनों देश रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंदर यहाँ पे विश्वास रखते हैं। आपस में बातचीत से ही मसलों का समाधान होना चाहिए एंड इसीलिए यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ये जो बहुत अच्छे रिश्ते आज के समय आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो, ईरान और यूएस का तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो चल ही रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर कोशिश हो रही है कि एक पीस प्रपोजल के माध्यम से आपस में समझौता यहाँ पर हो पाए। बट अभी देखते हैं इसके रिगार्डिंग आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, डेट है आज की 19 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है अंडर सी केबल थ्रेट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन हमने कई बार पिछले दिनों में डिस्कस कर ली। अब मैंने ये डिस्कशन में हमेशा ये डिस्कस किया था आपके साथ कि कैसे जो यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से कैसे तेल के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है, एलपीजी की शॉर्टेज आ रही है। बट एक नई प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। एक्चुअली पता क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में यहाँ पे बहुत सारी अंडर सी केबल्स हैं। इनको आप लोग सबमरीन केबल्स भी यहाँ पे बोलते हो। अब इन्हीं केबल्स के माध्यम से जो इंटरनेट है और टेलीकम्युनिकेशन है, ये डेटा जो है ना इन्हीं पर्टिकुलर केबल्स के माध्यम से मूव करता है। ये जो केबल्स होती हैं ये फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करती हैं, फाइबर ऑप्टिक। और इनमें जो आपका टीआईआर का प्रिंसिपल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसके माध्यम से आपका डेटा बहुत ही स्पीड से यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लेटेंसी होती है ना वो काफ़ी कम होती है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? डिले।
जितना डिले ज़्यादा होगा उतना ही धीरे से डेटा आएगा, जितना डिले कम होगा, ठीक है, उतना ही तेज़ी से डेटा फ्लो करेगा और आपको कम डिले से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो लो लेटेंसी इज़ अ गुड थिंग फॉर द इंटरनेट। अब पॉइंट पता क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो, दुनिया भर के अंदर ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं और 95% से भी ज़्यादा जो डेटा है इसी माध्यम से यहाँ पे मूव करता है। अब इस रीजन में जैसे जैसे देखो कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेगा तो उस चक्कर में हो सकता है कि यहाँ पर इन केबल्स को भी डैमेज मिले। अगर इन केबल्स को यहाँ पे डैमेज मिलेगा तो उस वजह से भारत में, यूरोप में, वेस्ट एशिया में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेट केबल्स हैं ना, वो यहाँ पर हैम्पर हो सकती हैं। उनमें अगर कोई दिक्कत आई तो पूरे देश भर में हो सकता है इंटरनेट की यहाँ पे कनेक्टिविटी है जो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं, जैसे आपका फाल्कन नेटवर्क, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, टाटा टीजीएन गल्फ, ये सारे इसी रूट से यहाँ पे पास होते हैं। कुछ भी कोई दिक्कत आएगी तो उससे पूरे दुनिया के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिसरप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और भारत तो बहुत ही हैविली इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कोई भी जियो पोलिटिकल टेंशन होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उससे भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेट, ये पूरा हैम्पर यहाँ पे हो सकता है। नॉर्मली पता क्या होता है कि जब भी हमें ये देखने को मिलता है कि चाहे कोई जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो, कई बार नीचे अर्थक्वेक आ जाए, उससे डैमेज हो सकता है इन पर्टिकुलर जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। उसके अलावा शिप एंकर्स की वजह से, फिशिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, ये सब की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो थोड़ा सा आज के समय यहाँ पे इंटरनेट को थ्रेट है, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इबोला आउटब्रेक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आप सबको पता है अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट देश है कॉन्गो। अब यहाँ पर क्या हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, जो इबोला आउटब्रेक, देखो इबोला आउटब्रेक कोई यहाँ पर नई चीज़ नहीं है, पहले तो बात तो ये समझ लो। एक्चुअली ये जो नाम आया ना इबोला, ये दरअसल में इबोला नदी से आया है। इबोला नदी जो आज के समय आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलती है ना, यहाँ पर हमें 1976 में पहला केस मिला था, पहली बार इबोला को हमने आइडेंटिफाई किया था। तो उसी के ऊपर यहाँ पे नाम रख दिया गया इबोला वायरस डिजीज़। नाम से समझ आ ही गया होगा, ये वायरस के द्वारा कॉज करी जाती है, जो कि बिलोंग करती हैं ऑर्थो इबोला वायरस जीनस को ऑफ द फिलोविल्डी फैमिली। ध्यान रखिएगा, ये एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है। एनिमल्स में भी खासकर अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर मेजरली आपको याद रखना है फ्रूट बैट का। तो ये मेजर आपको कैरियर देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर वायरस से, एंड वहाँ से एनिमल से इंसानों तक फैलती है, एंड फिर आगे इंसानों से आगे इंसानों में भी फैल सकती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्फेक्टेड ब्लड के साथ कांटेक्ट में आए, बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आए, कोई यहाँ पे जो दूषित या कंटेमिनेटेड मटेरियल्स के कांटेक्ट में आए, या फिर फ्रूट बैट्स और प्रीमेट्स के अंदर कांटेक्ट में आए, तो उससे भी यहाँ पर ये इबोला जो है यहाँ पर फैल सकता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आपका बुखार हो सकता है, थकावट होती है, सर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है ना, डायरिया, आपके छाती में पेन होना, पेट में पेन होना, ठीक है ना, ब्लीडिंग हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब रही बात, देखो अगर मान लो आपके अंदर ये वायरस आ गया, ऐसा नहीं कि आप उसी टाइम यहाँ पे आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे। यहाँ पे इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 21 दिनों का हो सकता है, एंड इस टाइम के अंदर कभी भी सिम्टम्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इबोला के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, पर सभी स्ट्रेन्स के लिए नहीं है। इबोला के भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, जैसे आपका जायरी स्ट्रेन है, इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, पर इबोला का जो आपका बुंडी बोगिया आपका जो इबोला है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कोई यहाँ पे स्ट्रेन नहीं देखने को मिलता। अभी न्यूज़ में क्यों आया है? अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो WHO ने ना यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यहाँ पे डिक्लेयर किया है इबोला को। देखो आपको याद होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था ना, तब उस टाइम के ऊपर भी WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था, और तब WHO की काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि काफ़ी लेट किया गया WHO के द्वारा। तो होता क्या है सर ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? देखो जब WHO को लगता है कि कोई ऐसा आउटब्रेक है जो पूरी दुनिया के अंदर फैल सकता है, और यहाँ पर इसको रोकने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को साथ में आना पड़ेगा, तब जाकर WHO इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देता है। जो आपके इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है 2005, उनके अंतर्गत ये डेक्लेरेशन हमें देखने को मिलता है, और इस डेक्लेरेशन को WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पे करते हैं जब भी उनको यहाँ पे रिकमेंडेशंस इसके रिगार्डिंग मिलती हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है
लाइडन प्लेट्स, चोला एरा कॉपर प्लेट्स। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी देखो विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है, नॉर्वे का मैंने आपको बताया। उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड्स गए ना, तो वहां पर जो सरकार थी नीदरलैंड्स की, उन्होंने हमें ये वाली प्लेट्स वापस कर दी। ये क्या है प्लेट्स? देखो, ये चोला एरा की यहाँ पे प्लेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे कि जो भारत की चोला एरा की जो प्लेट्स हैं, इनको हम वापस लेकर आएं, एंड फाइनली यहाँ पर हम इन प्लेट्स को वापस लाने में कामयाब रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये प्लेट्स वगैरह का रोल क्या रहता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं अगर चोला टाइम की ही बात करूँ, तो चोला एरा में अलग अलग प्रकार की कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी। आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे 9th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे यहाँ पर चोला एम्परर्स के द्वारा रॉयल चार्टर्स दिए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार ना लैंड ग्रांट दी जाती थी, आपको सुना होगा आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर। बहुत बार किसी जगह के ऊपर टैक्सेशन राइट्स दिए जाते थे, या फिर कई ऐसी जगह होती थी जहाँ पर टैक्सेशन नहीं लिया जाता था। फिर कुछ पर्टिकुलर प्लेट्स के ऊपर जीनियोलॉजी, कि पहले राजा कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, पूरा उसका उसका यहाँ पे जो वर्णन होता था वो यहाँ पे मेंशन होता था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कुछ राजा ने अपने लोगों तक बात पहुंचानी है तो वो भी इन प्लेट्स के माध्यम से दी जा सकती थी, या फिर कुछ ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे लोगों तक पहुंचाए जाते थे इन पर्टिकुलर प्लेट्स के माध्यम से। तो अलग अलग प्रकार की प्लेट्स हुआ करती थी। जैसे एग्जाम्पल आप देख पाओगे, जैसे तिरुवलंगाडु प्लेट्स। ये जो प्लेट्स होती थी, इनके अंदर राजेंद्र चोलावन ने कहाँ कहाँ पे जीत प्राप्त की है, जैसे गंगा एक्सपीडिशन उसका यहाँ पे मेंशन है। फिर करंदाई प्लेट्स के अंदर यहाँ पर जो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी गई थी राजेंद्र चोलावन के द्वारा, और उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी उनका मेंशन है। इसी तरह से एनबिल प्लेट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो सुंदरा चोला के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि अर्ली चोला रूलर्स में कौन किसका बेटा था, पूरा पूरा जीनोलॉजी कैसे थी, वो हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर इसालम प्लेट्स के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि राजेंद्र चोलावन ने यहाँ पे कौन कौन सी मिलिट्री एक्सपीडिशन करी। तो काफ़ी हद तक ना राजेंद्र चोलावन के साथ काफ़ी इनका लिंकेज देखने को मिलता है इन पर्टिकुलर प्लेट्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्थामा चोला प्लेट्स, यहाँ पर टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कुछ खास बातें हैं चोला एरा प्लेट्स के बारे में, जैसे यहाँ पर ना आपको देखने को मिलता है कि एक टाइगर का एम्बलम यहाँ पे होता था इन प्लेट्स के ऊपर, और यहाँ पर एक ब्रोंज की रिंग होती थी। जैसे समझना, जैसे ये प्लेट्स है ना, अलग अलग प्रकार की प्लेट्स हैं, और यहाँ पर इसको एक ब्रोंज रिंग के अंदर यहाँ पर बांधा गया है, और यहाँ पर एक सील होएगी जो कि बताएगी कि हाँ, ये वाकई में राजा की तरफ से ये चीज़ आई हुई है। फिर आपके इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते थे, ठीक है ना, जीनोलॉजी के बारे में जानकारी होती थी, और ये परमानेंट होते थे एक तरह से। इनके साथ टेम्पर नहीं, इनके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती थी, ताकि जो लोगों तक वाकई में वही चीज़ पहुंचे जो राजा का एक्चुअल में जो आदेश है। फिर इसके साथ ही साथ बहुत सारे देखो सिग्निफिकेंस तो है ही है। और इनफैक्ट ना एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो चोला एरा का रिलीजियस प्लूरलिज्म है। कहने का मतलब, देखो जो चोला रूलर्स थे वो शैवाइट्स थे, बट इन पर्टिकुलर प्लेट से हमें ये बात पता लगती है कि काफ़ी सारी जो ग्रांट्स थी ना, वो बुद्धिज़्म, क्या बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भी दी गई। जैसे आप सबने चैत्र और विहार के बारे में सुना हुआ है, तो हमारे पास ना इसके रिगार्डिंग प्रूफ मिलते हैं कि बहुत सारे विहार्स के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, चोला एम्पायर के जो रूलर्स थे ना, उन्होंने जो लैंड्स थी यहाँ पे दी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई आप ग्रांट दे रहे हो बुद्धिज्म के लिए, जबकि हो आप शैवाइट रूलर्स। इसका मतलब यही है कि आपका भले ही एक धर्म है, पर आप बाकी धर्मों का भी सम्मान करते हो। आपके एम्पायर के अंदर यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस था, ठीक है, कल्चरल इंक्लूसिवनेस थी, और धर्मों को भी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इज्जत मिलती थी। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्लस एट द सेम टाइम चोला एम्पायर के टाइम के ऊपर जब देखो जो ट्रेड होता था, उसमें भी वहाँ पे बात करी गई है। तो एक तरह से साउथ ईस्ट एशियन किंगडम साथ हमारे कैसे रिश्ते थे, वो भी यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। अभी जो मोदी जी ये जो प्लेट्स लेकर आ रहे हैं ना, उनमें भी और इनफैक्ट बाकी अदर प्लेट्स में भी हमें देखने को मिलता है कि उनमें तमिल और संस्कृत लैंग्वेज दोनों लिखी हुई देखने को मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि यार, कि उस टाइम के ऊपर भी हमारा जो मिडिवल साउथ इंडिया था, वहाँ पर कितना कल्चरली हम रिच थे, ठीक है, दोनों भाषाओं के अंदर, तमिल भी संस्कृत भी, दोनों में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये जो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इनमें भी काफ़ी कॉपर प्लेट्स के ऊपर दोनों भाषाएं देखने को मिलती हैं, तमिल भी और आपकी संस्कृत भी। और ध्यान रखिएगा कि ये लगभग 21 कॉपर प्लेट्स हैं जो मोदी जी यहाँ से ला रहे हैं नीदरलैंड से। लगभग 30 किलो की यहाँ पे ये प्लेट्स होंगी सब कुछ मिला के, और यहाँ पर एक ब्रोंज रिंग आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है, और ये चोला डायनेस्टी की सील भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट।
एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो ग्रांट्स हैं वहाँ राजा राजा चोला वन और राजेंद्र चोला वन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी संस्कृत और तमिल के अंदर है जैसे मैंने आपको बताया। और इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर बात करी गई है एक चुदामणि आपका विहार एट नागापट्टिनम, ठीक है, जो कि श्री विजय किंगडम द्वारा बनाया गया था। उनको भी ग्रांट्स दी गई थी यहाँ पे चोला एम्पायर के द्वारा। तो उसी बात को कि अलग अलग धर्मों का सम्मान करते थे वो बात भी यहाँ पर आपको प्रूव होती हुई देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है विद रिगार्ड्स टू मिलियन माइंड टेक पार्क एंड ग्रैमी सिटी कैंपस। देखो यहाँ पर पिक्चर में ना आप लोग हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दरअसल में हमारे होम मिनिस्टर जी ने अहमदाबाद के अंदर इन दोनों चीज़ों को इनॉग्रेट किया है। पॉइंट आता है क्यों? देखो एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करना, अभी हम जब बात करते हैं ना आईटी हब्स की, तो नाम आता है बेंगलोर का, नाम आता है हैदराबाद का, नाम आता है पुणे का, गुरुग्राम का, नोएडा का, इन सब का नाम आता है। अहमदाबाद का नाम नहीं आता। मतलब ठीक है अहमदाबाद अच्छा कर रहा है पर बाकियों के मुकाबले थोड़ा पीछे है। तो यहाँ पे सरकार की कोशिश ये है कि अहमदाबाद को भी हम यहाँ पर एक आईटी सिटी के तौर के ऊपर और अच्छे से यहाँ पे पेश करें। अहमदाबाद अच्छा कर रहा है पर हम चाहते हैं कि इस लेवल का अच्छा करे। इसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर इन चीज़ों को इनॉग्रेट किया गया है। क्या है ये दोनों चीज़ें? सबसे पहले समझो मिलियन माइंड्स टेक पार्क। अब इसमें पता क्या होगा, एक जगह होगी, ठीक है, उस जगह के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे वहाँ पर आपकी अलग अलग कंपनीज के ओपन अप होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। फिर वहीं पर रहने की भी जहाँ पे जगह होगी, मॉल बनेंगे, होटल बनेगा। तो एक ही जगह के ऊपर यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। और एक बात अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर जो कंपनीज आएंगी वो आईटी सेक्टर वाली शानदार कंपनीज आएंगी। कहने का अर्थ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी इस पर्टिकुलर मिलियन माइंड्स टेक पार्क। प्लस ये जो आपका 65 एकड़ का ये एरिया होगा, वहाँ पर लगभग 63,000 63,000 हाई वैल्यू जॉब्स अगले 5 साल के अंदर यहाँ पे क्रिएट होंगी। एंड डेफिनेटली आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इनोवेशन के लिए ये अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। साथ में ही यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी इस्टेब्लिश होंगे। देखो जीसीसी वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। होता पता क्या है, अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में, जैसे में देश में या किसी भी देश में अपना कोई ऑफिस सेटअप करती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। पहले ना केवल छोटे छोटे बैक ऑफिस हुआ करते थे कि ठीक है यार एक ऑफिस वहां भी खोल लिया। बट आज के समय जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल ना इन जीसीसी के अंदर बहुत एडवांस रिसर्च, एआई, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सारे शानदार हाई वैल्यू काम होते हैं। पहले लो वैल्यू काम हुआ करते थे पर आज के समय हाई वैल्यू काम होते हैं। और इसीलिए जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने के अंदर। तो ये सेटअप होंगे, मिलियन माइंड टेक पार्क यहाँ पे होगा। उसके अलावा जो आपका ग्रैमी सिटी कैंपस, दैट इज गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर हो गया हमारा, अर्बन प्लानिंग सेक्टर हो गया, उसके अंदर कुछ नई थिंकिंग, कुछ लीडरशिप यहाँ पे हम लेकर आए, ठीक है ना। तो इन सेक्टर्स को और अच्छे से यहाँ पे डेवलप करने के लिए यहाँ पे ग्रामी सिटी कैंपस भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका फ़ायदा यही है कि अहमदाबाद भी यहाँ पे आगे और ज़्यादा शानदार काम करेगा, ठीक है ना। हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो पाएगी और भारत भी एक तरह से इन लीडिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आपका एआई हो गया, इनके अंदर भारत भी एक दुनिया भर के अंदर अपनी पहचान जो है यहाँ पर अच्छी बना सकता है। आगे देखो एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2026-27। अभी पता क्या हुआ, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है। देखो कई बार ना हम ऐसी कमेटीज मिस कर जाते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वरना अदरवाइज अगर आपको कल को मेंस का आंसर लिखना हो, वहां पर भी आप इस कमेटी को कोट कर सकते हैं, इनके कामों को बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से वैल्यूएशन करना। अब पॉइंट पता क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपकी पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती हैं, उसी तरह से ये भी एक कमेटी है जिसको पहली बार 1997 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जब हमारी देश की 11वीं लोकसभा चल रही थी। अब इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। 20 मेंबर आपके आते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? लोकसभा के केस में आपके जो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के केस में आपके जो चेयरमैन होते हैं, वहाँ पर ये इनको नॉमिनेट करते हैं। इनकी जो टर्म होती है वो 1 साल की होती है और हर साल फिर इनको यहाँ पे हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सवाल आता है कि सर इनका काम क्या होता है वो बताओ।
इनका काम दोस्तों यही होता है कि सरकार की कैसी पॉलिसीज़ हैं महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या मेजर्स हैं, क्या कमियां हैं, उनको यहाँ पे एग्जामिन करना इन्हीं की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। और इस कमेटी का फ़ायदा पता क्या है कि आप लोग अपनी पार्टी से ऊपर उठकर देश की महिलाओं के लिए अच्छा कार्य यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे आप लोगों को ना पता होगा एनसीडब्ल्यू के बारे में, नेशनल क्वेश्चन फॉर वुमेन। जो भी एनसीडब्ल्यू नेशनल क्वेश्चन फॉर वुमेन अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करती है, उनको ये अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या सुझाव इन्होंने बताए हैं, क्या कमियां बताई हैं, और कौन से सुझाव सरकार के पास जाने चाहिए ताकि वो उनके ऊपर काम कर पाएँ। वुमेन इक्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या महिलाओं की एजुकेशन के लिए सही काम हो रहा है, क्या रिप्रेजेंटेशन चाहे वो आपकी पॉलिटिक्स के अंदर हो या बाकी और सेक्टर के अंदर हो, क्या वो अच्छी है या नहीं है, उनके लिए क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं, वो सारे काम देखना यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो यानी कि ना, वुमेन वेलफेयर के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए और महिलाओं के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाए, वो सारा काम यहाँ पर कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है, राइट। बाकी देखो इस बार के अंदर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन चेयरपर्सन है, नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सब मेंबर्स हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो यहाँ पर इसका पार्ट बनेंगी एंड वो कोशिश करेंगे कि देश की महिलाओं के लिए कुछ शानदार यहाँ पर काम कर पाए, राइट। तो ये थी कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप एक बार पढ़िएगा, देखिएगा कौन सा इनमें से ट्रू है, कौन सा इनमें से फॉल्स है। एंड आपको जो मैंने कल होमवर्क दिया था, एक था उसमें से सुसाइडस ट्रैप। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई एक ऐसा देश जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, वो एक एस्टैब्लिश्ड पावर को चैलेंज करने की कोशिश करता है ना, उसी को हम इस ट्रैप का यहाँ पे नाम देते हैं। इसका लिंकेज दो अलाइड नेशन का मिलिट्री ब्लॉक बनाना नहीं होता, ये एक युद्ध की पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर एक पावर बढ़े, राइज हो रही हो और एक डोमिनेंट पावर को वो यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश करे, तो उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए, उसी को यहाँ पर हम इस नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। दूसरा कह रहा है अभय के बारे में। अभय बिल्कुल एक एआई बेस्ड हेल्प बॉट है, एक चैट बॉट है, ठीक है, डेफिनेटली। ये आपका दरअसल में सीबीआई ने बनाया है, ना कि एनआईए ने। क्यों बनाया है? देखो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हो रहे हैं, उनको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए किया गया है सीबीआई के द्वारा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट होगा। तीसरा, जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है जो कि मध्य प्रदेश धार में आपको देखने को मिलता है, इसको 11वीं सदी के अंदर बनाया गया था जो राजा भोज हैं उनके द्वारा, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा। फिर गेंगिस सॉफ्ट शेल टर्टल की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल नहीं बल्कि आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। बट लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये डेफिनेटली आपके मई के तीसरे फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।